स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल AR करियर पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स यानी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के आपके चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा समाप्त करने वाले हैं, तो इसलिए आप भी ध्यान से कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, मोबाइल को अच्छा से रख दीजिए, क्योंकि आज हम लोग इस क्लास में आज ही के एक ही क्लास में संपूर्ण चैप्टर इससे कोई भी प्रश्न यदि आज की क्लास आप देखते हैं इसके बाद से राज्य और राष्ट्र के से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोई भी प्रश्न आएगा वो आपसे छूटने वाला नहीं है। बिल्कुल आराम से दैनिक जीवन के उदाहरण से आप पे उदाहरण लेकर हम लोग समझने वाले हैं इस प्रत्येक चैप्टर को। और जानते हैं क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इकोनॉमिक्स का, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट भी हो चुका है। तो हम लोग शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी मैं सूचना दे दूँ कि जो बच्चे नए हैं जो नहीं जानते वो जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से यही होगा कि इसका भी आपका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, यदि आप वहां से चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो लाइव टेस्ट होगा उसमें भी आप भाग ले सकते हैं, तो वहां से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए समझते हैं, उम्मीद करता हूँ तैयार होंगे और आपके पास पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि एक क्लास में थोड़ा लंबा हो सकता है, हम लोग इस पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर का नाम, कि सर चैप्टर का नाम क्यों रखा गया राज्य एवं राष्ट्र की आय। किसी भी विषय का चैप्टर का नाम हमको जानकारी दे देता है कि इस विषय में हमको इस बारे में पढ़ना है। तो राज्य आप समझ रहे हैं, राज्य मतलब स्टेट की बात हो रहा है। राष्ट्र भी आप समझ रहे हैं, नेशन की बात हो रहा है। तो किसी भी राज्य या राष्ट्र की आय, आय आया है नया शब्द इनकम, इनकम भी आप समझ रहे हैं आय क्या है, बट अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र में आय का क्या मतलब होता है इसको समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। इनकम, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें, जैसे आप ही हैं, आप कोई भी शारीरिक या मानसिक रूप से काम दो तरीका से हम करते हैं, एक मानसिक रूप से एक शारीरिक रूप से आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ हम पारिश्रमिक देंगे, आपके परिश्रम के बदले में मैं आपको पारिश्रमिक दूंगा। वो हो सकता है जैसे भूमि के बदले में आपको लगान मिलता है, जो मजदूरी करता है उसको वेतन दिया जाता है, जो ब्याज लगाता है ब्याज के बदले में उसको पूंजी मिल रहा है। बट ये सभी क्या है, आय के ही स्वरूप है, भिन्न भिन्न प्रकार के नाम है। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस पिक्चर में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, सब कोई देखिए कोई अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र का पिछले चैप्टर हम लोग पढ़े थे। इस तीनों क्षेत्र में ये लोग प्राथमिक द्वितीय और तृतीय तीनों क्षेत्र में ये लोग योगदान दे रहे हैं। कोई मानसिक कार्य कर रहा है और कोई आपका शारीरिक कार्य कर रहा है। इन लोगों को सब किसी को बदले में देखिए ऊपर लगा दिया गया है पैसा, कि इनको ये वेतन मिलेगा इसीलिए काम कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को जो काम कर रहा है उसके बदले में उसमें से रुपया में से जो इनको दिया जाएगा वो उस व्यक्ति का ही आय कहलाएगा। जैसे इसको मिलेगा मान लीजिए इस साइड वाले को, तो इसका आय उसको मिला तो उसका, यानी हर किसी का आय अलग अलग होता है। इंडिविजुअल बात, पीपल टू पीपल बात हो रहा है इस आय का। तो आय आप समझ चुके हैं। अब कहिएगा सर आय की क्या आवश्यकता है, आय का अर्थव्यवस्था में क्या अर्थ है, कि एक इंडिविजुअल पर्सन का हम आय पढ़ रहे हैं कि आपका आय मेरा आय क्या है, इसकी क्या महत्व है। तो बहुत महत्व है, पहले ध्यान दीजिए। आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। अर्थात आय के आधार पे ही हम बतलाएंगे कि किस देश का आर्थिक विकास कितना हो रहा है, और देश अथवा राज्य के आय के आधार पर उसे विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। जैसे देश किससे बनता है, देश हमसे और आपसे, आप सभी से मिलकर देश बना है। तो हमारा और आपका आय ज्यादा, इसका मतलब हमारे देश का आय अधिक है। और जब देश का आय अधिक है तो आप जानते हैं जिस देश की आय अधिक उसे हम विकसित देश में रखते हैं। जिस देश की लोगों की आय कम हो प्रति व्यक्ति उसे हम क्या बोलते हैं, विकासशील देश है, विकसित नहीं अभी हुआ है, विकास कर रहा है। तो वहां के आय का बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों से मिलकर देश बना है, तो हम लोग के आय से ही मिलकर क्या बनेगा, राज्य या राष्ट्र की आय बनेगा। इसलिए आय का बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इसी आय के आधार पर हमारे और आपके आय के आधार पर ही हम बताते हैं कि किसी देश की आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है, वो देश को विकसित है कि विकासशील श्रेणी में रखा जाएगा। यही था आय। अब देखिए, अब इंडिविजुअल आय की हम बात कर रहे हैं, आपका हमारा। तो यदि हमारा आय अधिक है तो हम क्या है, हम धनिक हैं समाज के भाषा में। यदि हमारा आय कम है तो मैं गरीब हूं। तो गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। एक कथन तो बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके परीक्षा में कितना बार पूछा गया है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। इस कथन को आप सिद्ध कीजिए, बताइए, समझाइए, विस्तार से टिप्पणी कीजिए। तो आपको इस कथन को किसने कहा था, तो गरीबी के कुचक्र का सिद्धांत दिया रैगनर नर्क्स, बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए थे। रैगनर नर्क्स ने बोला कि जो हम कथन बोलते हैं ना, गरीबी गरीबी को जन्म देता है, इसका मतलब क्या है कि इसी को ये गरीबी का कुचक्र का सिद्धांत है कि एक आदमी गरीब हुआ। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी रामलाल एक गरीब है,
एक रामलाल का हम उदाहरण लिए कि ये रामलाल यहाँ पे देखिए, ये रामलाल है, ये मान लीजिए गरीब है। इन्होंने क्या किया कि अपने गरीबी को दूर करने के लिए, ये गरीब है इसका मतलब ये अशिक्षित है, अशिक्षित का मतलब ये इनके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान के शिकार है। तो इन्होंने, इस रामलाल ने क्या सोचा कि चलिए हमारा बच्चा ज्यादा होगा, जनसंख्या बढ़ाते हैं, तो ये अपना जनसंख्या बढ़ाए। देखिए इनका 3-4 लड़का इनका हो गया। इन्होंने सोचा कि लड़का मिलके आय इनका ज्यादा कर देगा, बट दिक्कत हुआ कि ये खुद गरीब थे, खुद अशिक्षित थे, इनको भी गरीबी का अभाव में शिक्षा नहीं दे पाए। ये लोग भी क्या हो गए, ये 4 लोग भी बेरोजगार हो गए, ये लोग भी अशिक्षा और ज्ञान के अभाव में कोई काम करने, जिसकी वजह से इनका उनके अपेक्षा और कम हो गया। जो रामलाल ही सोचे थे कि हम तो अरे अब तो हम धनिक बनने वाले हैं, बट सीधे हुआ इसके उल्टे इनके बच्चे और ज्यादा गरीब हो गए। तो इस तरह गरीब जो है गरीबी के कुचक्र में फंसा रहा है। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसका आय कम है, वह शिक्षित ज्ञान से भरा हुआ है, और उसके आने वाले पीढ़ी भी वैसे ही उसी उम्मीद में इसी चक्र में फंस के रह जाती है। इसलिए गरीबी को जन्म देता है। इस तरह आप स्पष्ट कर सकते हैं। इस सिद्धांत को दिया था रैगनर नक्स ने। इसे हम गरीबी के कुचक्र सिद्धांत की बात करते हैं। तो यहां तक तो हम समझे आय क्या है, इंडिविजुअल बात। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय, देश के स्तर पर नेशनल इनकम क्या है। पहले ध्यान से फिर उदाहरण देखते हैं। नेशनल इनकम देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं से लगाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि किसी देश का राष्ट्रीय हम क्या कहेंगे, जैसे भारत का उदाहरण लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय आय कितना है, तो हम देखेंगे कि एक साल में, एक वर्ष में पूरा भारत ने कितना सेवा और वस्तु का उत्पादन किया, तो वो बोलेंगे अच्छा इतना ही भारत का राष्ट्रीय आय है। समझ में आया होगा। सिंपल भाषा में बोले तो वर्ष भर में किसी देश के अर्जित आय, जितना एक देश ने एक वर्ष में कितना आय का अर्जन किया, उसे हम बोलेंगे उस देश का राष्ट्रीय आय है। भारत है, चाइना है, अमेरिका है। अमेरिका ने एक साल में कितना आय का अर्जन किया, तो उसे क्या बोलेंगे, अमेरिका का राष्ट्रीय आय। भारत का राष्ट्रीय आय, तो भारत ने एक साल में कितना चीज अर्जित किया। आगे हम लोग विस्तार से राष्ट्रीय आय को देखने वाले हैं। राष्ट्रीय आय को सभी अर्थशास्त्री, मार्शल से लेकर केन्स से लेकर सभी लोग अपने अपने रूप से परिभाषित किए हैं, लेकिन एक सबसे अच्छा परिभाषा और राष्ट्रीय आय निकालने का साधारण फॉर्मूला जो आम जन के भी समझ में आ जाएगा, प्रोफेसर केन्स दिए थे। प्रोफेसर केन्स कहते हैं y बराबर c प्लस आई। फॉर्मूला पूछा आपका परीक्षा में कितना बार, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा कि y बराबर c प्लस आई फॉर्मूला किसने दिया था, तो प्रोफेसर केन्स ने। इन्होंने बताया कि y बराबर नेशनल इनकम। y से का मतलब क्या था कि नेशनल इनकम निकालना होगा, यानी राष्ट्रीय आय हमको निकालना होगा, तो हम c में i जोड़ देंगे। c का मतलब उस देश का, जिस देश का राष्ट्रीय आय निकालना होगा, उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि उपभोग व्यय, जितना उसने उपभोग किया, व्यय किया, वो आप जितना उसमें इन्वेस्टमेंट आया यानी विनियोग आया, तो इसको जोड़ देंगे तो उस देश का राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो इन किसने बताया, प्रोफेसर केन्स ने। अब देखिए भारत में भी राष्ट्रीय आय, हर देश का राष्ट्रीय आय होता है। भारत में तो भारत का राष्ट्रीय आय कभी गणना करते होंगे, निकालते होंगे। तो आइए बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय कौन संस्था निकालती है। क्योंकि देखिए आपका आय तो हम बता सकते हैं, आप अपना आय बता सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के स्तर पर जब निकालना होगा राष्ट्रीय आय, तो जानते हैं देश के सभी लोगों का लगभग सैंपल एकत्रित करना होगा, तो एक आदमी कर नहीं सकता है। इसके लिए हम कुछ संस्था का निर्माण किए हैं, जिसमें सबसे पहली संस्था है कि जो देश के आय के मानक को निर्धारित करते हैं। मानक मतलब स्टैंडर्ड, कि किस किस स्टैंडर्ड का पालन करके हम देश के राष्ट्रीय आय को निकालेंगे, तो उस संस्था का नाम है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये संस्था जो है आपका देश के आय के मानक को निर्धारित करती है। फिर हम एक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बनाए हैं, CSO बनाए हैं। CSO आप जानते हैं, जिसके इसके सहायता के लिए हम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, ये क्या करता है, आंकड़ा एकत्रित करके इसको देगा, तो उसके आधार पर निकालेगा, इसके स्टैंडर्ड को पालन करके। देखिए इसका काम क्या है, NSSO का आंकड़ा एकत्रित करना है कि किसका आय क्या है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, बताएगा आंकड़ा, इसको देगा CSO को। और CSO जो है इसका डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का मानक जो होगा स्टैंडर्ड, उसको पालन करके हमको बतला देगा कि हमारा देश का राष्ट्रीय आय कितना है। तो भारत में ये प्रक्रिया चलता है, राष्ट्रीय आय के लिए ये सब संस्थाएं उत्तरदायी है इसको निकालने के लिए। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय हम समझे कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे, किस विधि से। उससे पहले 3 महत्वपूर्ण चीज जिस पे पूरा किसी भी देश का राष्ट्रीय आय हम निकालते हैं, जिस पे राष्ट्रीय आय डिपेंड करता है, उसको समझते हैं। तो राष्ट्रीय आय की धारणा को समझाने वाले 3 आयाम है, जिसे हम बोलते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको तो याद रखिएगा, GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में बोला जाए तो सकल घरेलू उत्पाद। GNP का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हिंदी में बोले तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन। NNP का फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से और समझते हैं GDP क्या है, GNP क्या है, NNP क्या है। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए उनको मैं कहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिखते जाइएगा। अभी स्क्रीन
स्क्रीनशॉट लेकर सिर्फ समझिए, बाद में लिखकर नोट्स तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट होगा देकर, ताकि इस चैप्टर को आज हम लोग पूरा समाप्त करने वाले, इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं इसके आगे। चलिए थोड़ा यहाँ से आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार रहेंगे, क्योंकि मैं जो बोलूँगा कुछ महत्वपूर्ण बात उसको भी आप लिखते जाइएगा। घबरा तो आप नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग पूरा आप ही लोग का डिमांड था कि कोई भी चैप्टर लीजिए तो समाप्त ही करेंगे इस चैप्टर को, तभी हम लोग क्लासेस बंद करने वाले हैं। तो बात करते हैं जीडीपी। जीडीपी जैसे ही आएगा आपके दिमाग में एक बात आ जाना चाहिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रहा है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या है, बिल्कुल आसान शब्दों से समझते हैं। क्या कह रहा है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का अंतिम का मतलब फाइनल, यानी लास्ट टर्म की बात हो रहा है, फाइनल अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं, जीडीपी। किसी भी अर्थव्यवस्था में, इसका मतलब क्या है, ध्यान से मेरे बात पे गौर कीजिएगा। पिछले क्लास में यानी पहले चैप्टर के क्लास में आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में अंतर। अर्थव्यवस्था किसी खास इलाके का अर्थशास्त्र है, यानी जैसे भारत का अर्थव्यवस्था। तो मान लीजिए भारत ने एक वर्ष में जितने सेवा और वस्तु का उत्पादन किया और उस सेवा और वस्तु कितने मूल्य के, मौद्रिक मूल्य यानी पैसा में कितने के बराबर था, वही उसका जीडीपी कहलाता है। आप समझ चुके होंगे मेरी बात को कि भारत ने एक वर्ष में जितना वस्तु और सेवा का उत्पादन किया, एक तरफ उस वस्तु और सेवा को रखा जाए और दूसरे तरफ उसके बराबर कितना पैसा रुपया हुआ तो उसको रख दिया जाए, तो वही जो पैसा होगा ना मौद्रिक मूल्य होगा। मुद्रा में उसको मूल्य ले रहा है तो वही मौद्रिक मूल्य, वस्तु सेवा नहीं, वो मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाता है। अब कहिएगा सर भारत में जीडीपी के आकलन कब से कब होता है। प्रश्न बहुत सा स्मार्ट है आप, प्रश्न ऐसे ही पूछना चाहिए, क्योंकि प्रश्न ऐसे खूब पूछता है परीक्षा में। तो भारत में जो एक वर्ष हम मानते हैं हमारा वित्तीय वर्ष कहा जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में भारत ने कितना वस्तु और सेवा का उत्पादन किया उसका मौद्रिक मूल्य में कन्वर्ट कर देते हैं, वही भारत का जीडीपी कहलाता है। और किसी भी देश का जीडीपी बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उसके ग्रोथ रेट में। जीडीपी को ही देखकर हम बताते हैं कि कोई देश कितना विकास कर रहा है। आप ग्रोथ रेट का नाम सुने होंगे, वृद्धि दर। भारत का ग्रोथ रेट इस समय इतना है, चाइना का ग्रोथ रेट इतना है, अमेरिका का ग्रोथ रेट इतना रेट से चल रहा है। तो ग्रोथ रेट क्या होता है, तो देखिए जीडीपी में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर कहलाएगा। यानी एक जीडीपी, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से समझते हैं, मान के चलते हैं कि एक साल में किसी देश का जीडीपी, देखिए ध्यान से मेरे बात को समझिएगा, आप मैथ थोड़ा सा जानते हैं, 10th में पहुंचे क्या होता है। किसी देश में एक साल में जीडीपी, मान लीजिए इस साल था 100 रुपया, कितना था 100 रुपया किसी देश का जीडीपी मान ले रहे हैं। अगले साल हो गया 107 रुपया, कितना जीडीपी बढ़ा, 7 रुपया बढ़ा। तो हम क्या बोलेंगे उस देश का ग्रोथ रेट कितना है, 7%, क्योंकि 100 का 7% होगा तो 7%। तो इस तरह ग्रोथ रेट हम निकालते हैं जीडीपी। तो जीडीपी बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, क्योंकि किसी देश का ग्रोथ रेट इसी से हम लोग निकालते हैं। अब बात करते हैं जीएनपी क्या है सर, जीएनपी क्या है। जीएनपी का मतलब आप बताइए जल्दी से, उसे मैंने बताया। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी सकल राष्ट्रीय, कुल मतलब टोटल की बात हो रहा है। तो पहले परिभाषा को समझते हैं। किसी अर्थव्यवस्था का जीएनपी उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेश से होने वाले आय को जोड़कर प्राप्त होता है। देखिए जीडीपी भी एक साल का हमारा कुल आय है, जीएनपी भी कुल आय है, बट जीडीपी में हम क्या करते हैं कि हमारे देश के अंदर, फिर से बात को समझ के रखना है कि हमारे देश के अंदर एक वर्ष में कितना वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ, और वहीं पे जीएनपी जब होगा तो हमारे देश में भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, लेकिन विदेश से भी तो कुछ आय आएगा, उसको भी जोड़ देते हैं। तो जीएनपी आप समझ चुके होंगे। जीडीपी हमारे देश में कुल आय और जीडीपी में विदेश से होने वाले आय को जोड़ देंगे तो हम क्या मिल जाएगा हमको, जीएनपी। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, सिंपल फार्मूला अगर हम आपको बताएं, साधारण फार्मूला निकालने का, तो जीएनपी बराबर क्या होगा, जीडीपी या प्लस विदेश से होने वाले आय। अब बात करते हैं एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट की। नेट नेशनल शुद्ध आप समझ रहे हैं, प्योर की बात हो रहा है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो देखिए कोई भी देश जीडीपी हुआ, जीएनपी हुआ, उसके बाद हम कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं। हर देश का अपना अपना एक्सपेंडिचर है, अपना अपना खर्चा है, व्यय है। तो उस व्यय को यदि हटा दे, जो हम खर्चा किए हैं जीडीपी जीएनपी में से, उसको हम हटा दे, किसमें से, जीएनपी में से हटा दे, तो वही बन जाता है एनएनपी। जीएनपी हमारा पूरा आय था कि देश में उत्पादन, आप प्लस में हम किसका लिए थे, तो आपका विदेश से आने वाला आय, फिर जो खर्चा हुआ उसको हटा दिए तो हमको मिल गया एनएनपी। जैसे हम बात करें तो एनएनपी बराबर क्या होगा, तो जीएनपी माइनस घिसावट, यानी जो खर्चा हुआ जीएनपी में से हम हटा दिए तो मिल गया। और फिर दूसरा फार्मूला आपको देना पड़े, ये तो हो गया एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट। आज जीएनपी हम कहाँ से निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया जीडीपी में विदेश से होने वाले आय को जोड़ दीजिएगा तो इतना बराबर जीएनपी, और जीएनपी में से मूल्य कटौती घटा लिए क्या
आ गया एनएनपी। तो आप समझ गए मेरी बात को, शायद लिख भी लिए होंगे, आप लिखते जाइए कि किसी भी देश के आय के प्राप्ति में कुछ न कुछ खर्चा होता है, उस खर्चा को हटा देंगे तो एनएनपी प्राप्त होता है। जैसे जीएनपी हुआ टोटल आय, उसमें से हम खर्चा हटा दिए, एनएनपी मिल गया। या जीडीपी था, उसमें विदेश से होने वाला आय को जोड़ दिए, फिर जो मूल्य कटौती था उसको घटा दिए, तो एनएनपी मिल गया। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। और एक छोटी सी और बात कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप तो आप अपने फायदे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपकी क्लासेज जो है हमारी कब आती है उसकी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ आप एक अच्छा से घर पे एक पढ़ाई के माहौल में रह के तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी बात कि यदि क्लासेस पसंद आता हो, चाहते हैं कि हम लोग डेली एक चैप्टर उठाएं तो आज ही की तरह समाप्त करें, चाहे वो मैथ हो या सोशल साइंस हो, साइंस हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को, इस क्लासेस को वीडियो मत बोलिए, वीडियो बोलते थोड़ा मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पढ़ा रहे हम लोग क्लासेस चल रहा है तो क्लासेस बोलिए, इस क्लासेस को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए चैनल बनाया गया है, आपकी तैयारी को आसान करने के लिए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। अब चलिए अब बात करते हैं कि भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किस आदमी के दिमाग की उपज थी, किसने सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में अनुमान लगाया। तो थोड़ा लेकर चलते हैं आपको हिस्ट्री के बैकग्राउंड में। आप जानते हैं भारत हमारा गुलाम था 200 वर्षों तक, तो अंग्रेज का गुलाम ही था समझिए शुरू से। कभी अटैक होता था, तैमूर लंग का आक्रमण, कभी कुछ, फिर उसके बाद मुगल का हुआ, फिर हम लोग अंग्रेज में आ गए। गुलाम ही थे हम लोग शुरू से। तब हम लोग गुलाम थे तो हम लोग अपना कोई था, हम लोग क्या थे, उपनिवेश। उपनिवेश शब्द आप इतिहास में समझते होंगे। उपनिवेश क्या होता है कि कोई भी देश किसी देश को हम गुलाम बना ले, किसी देश को, और उसको अपने हिसाब से उसका यूज कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो वही हमारा उपनिवेश है। और ये सोच उपनिवेशवाद कहलाता है। तो हम लोग उपनिवेश थे किसका, अंग्रेज का। तो हमारा कोई अर्थव्यवस्था था, हम लोग इंग्लैंड से टिके हुए थे। लेकिन भारत अपना स्वतंत्र होने के लिए जो भी नेता थे उस समय अपना एक्टिव थे, काम कर रहे थे, रोल अपना अदा कर रहे थे, सब कोई अपने अपने क्षमता के हिसाब से। बट उस समय एक हमारे बहुत अच्छे विद्वान थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी, का नाम आप सुने होंगे। इन्होंने सबसे पहली बार कहा कि अरे सब देश की राष्ट्रीय आय की बात हो रहा है, हमारा राष्ट्रीय आय कहाँ चला गया। तो इन्होंने क्या किया, 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। और उनका एक पुस्तक है, जो पुस्तक बहुत बार आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, हो सकता है हम लोग भी टेस्ट ऑब्जेक्टिव का तो आए, पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें इन्होंने बताया, पुस्तक लिखे कौन, पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने बताया कि इस समय तो भारत का जो राष्ट्रीय आय है ना 20 रुपया है। कितना है, 20 रुपया है, सोचिए मात्र। इन्होंने दिखाया देश को कि देखिए, इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया कि अंग्रेज कैसे हमसे धन सिर्फ सोख के ले जाकर निष्कासन करके और इंग्लैंड में रख रहे हैं, हमारे यहाँ नील की खेती करा रहे हैं, और उसी नील को ले जाकर उत्पादन वहां से करा के फिर लाकर हम ही को बेच दे रहे हैं महंगा पे। तो इस तरह इन्होंने बताया, देश के नजर में लाया कि हमारे देश का भी कुछ राष्ट्रीय आय होना चाहिए, हम लोग का भी अपना अर्थव्यवस्था होना चाहिए। और हम लोग का ये जो अंग्रेज जो है सिर्फ हम लोग का शोषण कर रहा है, न कि सामाजिक राजनीतिक स्तर पे बल्कि आर्थिक स्तर पे भी। तो सबसे पहली बात इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने। उसके बाद 1925 से 29 के बीच में डॉक्टर VKR राव ने भी हमारे राष्ट्रीय आय के बारे में अनुमान लगाया। इनका तो बहुत प्रचलित हुआ। 1925 से 29 का काल आप जानते हैं आर्थिक मंदी का काल रहा था, पूंजीवाद का भी वहाँ पे थोड़ा सा स्थिति डगमगा चुका था। इस पे हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 1954 में जैसे ही आप जानते हैं हमारा देश आजाद हुआ, 1957 में हम लोग गणतंत्र हो गए, 1950 में, वैसे ही हम लोग 1954 में CSO की स्थापना किए थे। और CSO क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, अभी हम लोग पढ़े हैं CSO के बारे में। तो उसी का स्थापना 1954 में हुआ था। चलिए अब लेकर चलते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा कॉपी में, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम क्या है। तो किसी भी देश के राष्ट्रीय, लिख लीजिएगा परिभाषा यदि आप लिखना चाहते हो तो, किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में वहाँ के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो वही प्रति व्यक्ति आय आता है। जैसे भारत का नेशनल इनकम, यदि हम पर कैपिटा इनकम निकालना हो तो भारत का नेशनल इनकम में यहाँ का टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया से हम भाग दे देंगे तो आय, राष्ट्र पर कैपिटा इनकम आप समझ गए, प्रति व्यक्ति आय। यानी किसी भी देश का निकालना होगा तो उसके जनसंख्या को, उसके जो टोटल आय होगा उसको हमको उसके जनसंख्या से डिवाइड कर देना है, भाग देना है, जो भागफल आएगा वही वहाँ का पर कैपिटा इनकम होगा। अब देखिए बात करते हैं राष्ट्रीय आय को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा कि राष्ट्रीय आय में कौन कौन से आयाम केंद्रित है, कि राष्ट्रीय आय के कैसे मेजर करेंगे, कैसे इसका मेजरमेंट करेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करेंगे, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए ये तो अर्थशास्त्र का बेसिक फंडा है, बेसिक नियम ये चल रहा है, इसको समझ लीजिएगा। अर्थशास्त्र का इसी पे टिका हुआ है। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन होगा,
उत्पादन के बाद उसमें आय का सृजन होगा। कैसे होता है देखिए, कोई भी अर्थ, जैसे भारत का उदाहरण हम लोग ले रहे हैं क्योंकि हम लोग भारत में हैं तो भारत का उदाहरण लेकर समझ रहे हैं। जैसे भारत ने क्या किया, उत्पादन करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, उत्पादन उपभोग क्या है ये सब हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। उत्पादन करेगा तो आदमी अकेले कर सकता है, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो उसमें क्या होगा, लोग को नौकरी मिलेगा, तो नौकरी से उनका आय का सृजन होगा। आय का सृजन होगा तो जैसे ही हमारे पास पैसा रहता है तो हम डिमांड करते हैं कि हमको अच्छा चीज़ चाहिए, महंगा महंगा गाड़ी, कॉपी, कलम, किताब, मोबाइल, हर चीज़, तो मांग जनरेट होगा। अब मांग होगा तो हम खर्चा करेंगे, और जैसे ही खरीदेंगे वैसे ही कंपनी को प्रेरणा मिलेगा, पुनः उत्पादन वृद्धि प्रेरणा। अब देखिए यही इसी पे अर्थव्यवस्था चलता है किसी देश में। यहाँ पे देख रहे हैं व्यय, आय चाहिए आदमी को, आय कहाँ से मिलेगा, जब उत्पादन करेंगे, रोजगार, उत्पादन होगा, रोजगार मिलेगा, फिर हम आय एकत्रित करेंगे, फिर खर्चा करेंगे, फिर उस आदमी का पैसा इस तरह मार्केट में घूम रहा है। उस कंपनी ने उत्पादन किया, हम ही उत्पादन किया, हमको रोजगार पे रखा, हमको पैसा दिया, वही पैसा हम लेकर आए, फिर मार्केट में हमको आय मिल गया, आय मिला हमको, फिर आय जैसे प्राप्त हुआ हमने खर्चा किया, व्यय, फिर कंपनी के पास पैसा चला गया। इसी तरह चक्र चल रहा है। ये चक्र जो है इसमें से एक भी पिलर इसमें से टूटेगा तो उस देश का अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जैसे इसमें लॉकडाउन में वही हुआ है कि आदमी को रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। काहे नहीं हो रहा है? क्योंकि उत्पादन नहीं है। उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मांग जनरेट नहीं हो रहा है। मांग क्यों नहीं जनरेट हो रही है? क्योंकि आदमी के पास पैसा ही नहीं है। तो देखिए हर देश की अर्थव्यवस्था जो है कोरोना के कोविड-19 की वजह से लगभग स्थिति डगमगा चुका है। तो अर्थव्यवस्था का बेसिक फंडा यही नियम पे चलता है। इसमें से कोई भी एक पिलर है इस अर्थव्यवस्था को, किसी देश की अर्थव्यवस्था को टिका हुआ है इसी पे, एक भी आप घिस दीजिएगा ये धड़ाम से नीचे गिरने ही वाला है। तो ये सब को, तो अब हमको राष्ट्रीय आय निकालना है तो हम उत्पादन को भी टोटल, देखिए यही बात घूम के चल रहा है, ध्यान से मेरे बात को समझ, कॉन्सेप्ट है यहीं पे। क्या करना है कि उत्पादन हो रहा है फिर आय, यही एक टर्म है, यहाँ पे आया वही उत्पादन जितना किया उतना हमको आय का जो मिला, हमने खरीदा, सबको एक न एक जगह, देखिए एक न एक जगह कहीं ना कहीं घोटा हो ही रहा है सब पैसा, तो हम कहीं को जोड़ दें, यानी उत्पादन को जोड़ दें तभी राष्ट्रीय आय निकल जाएगा, आय को जोड़ दें तभी निकल जाएगा, व्यय को जोड़ दें तभी निकल जाएगा, यानी इस तीनों में से किसी को जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे वहीं पे जहाँ पे हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय निकालने की, यानी राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधियाँ, कौन सी विधि से कैसे निकालते, कौन सबसे उपयुक्त विधि है, और जो भी शेष इस चैप्टर में सिलेबस बचा है उसको घबराइएगा मत, क्योंकि हम लोग पूरा सिलेबस आप ही के चलते समाप्त करने वाले, ताकि छोटा छोटा ये सब चैप्टर है और महत्वपूर्ण चैप्टर है, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय को मेजरमेंट कैसे करते हैं, यानी राष्ट्रीय आय को कैसे हम मापते हैं। तो 5 विधियाँ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्पादन गणना विधि। तो अब मैंने बताया कि आय आप तो उत्पादन के आधार पर निकाल लीजिए, आय के आधार पर निकाल लीजिए, व्यय, तीनों एक दूसरे पे डिपेंड है, अभी हम लोग समझे। तो यदि हम आय की गणना यानी नेशनल इनकम की गणना यदि हम उत्पादन के आधार पे, क्योंकि उत्पादन के आधार पे ही आय जनरेट हो रहा है, तो उत्पादन के आधार को, उत्पादन को गिन के हम बताते हैं अच्छा इस देश का राष्ट्रीय आय इतना इतना है, तो हम क्या बोलेंगे, उत्पादन गणना विधि। और वहीं पे आय गणना विधि, यदि किसी देश की हम राष्ट्रीय आय बता रहे हैं, नेशनल इनकम, लेकिन वहाँ के लोगों के आय को जोड़ के बता रहे हैं, तो उसका मतलब आय के द्वारा हम निकाल रहे हैं। सिंपल सी बात, इसको ध्यान से समझ के रखिएगा ताकि परीक्षा में आप अच्छा से लिख सके। उत्पादन के आधार पर यदि आय को निकालेंगे तो उत्पादन गणना विधि, यदि आय के आधार पर निकालेंगे तो आय गणना विधि, क्योंकि उत्पादन से ही आय जनरेट हो रहा है और आय से ही आता है व्यय। हमारे पास जितना आय रहेगा उतना ही हम व्यय करेंगे, खर्चा करेंगे, तो यदि हम व्यय को जोड़ दें और तब राष्ट्रीय आय बता रहे हैं तो व्यय गणना विधि की बात कर रहे हैं। यदि किसी वस्तु के जहाँ भी जो मूल्य है, यदि जानते हैं मूल्य कभी बढ़ भी जाता है, किसी वस्तु का ज्यादा डिमांड होता है तो हम उसका मूल्य बढ़ा देते हैं, तो मूल्य के आधार पर यदि निकालेंगे तो मूल्य गणना विधि, मूल्य को जोड़ कर निकाल रहे हैं तो मूल्य योग विधि। व्यवसाय के आधार पर, क्योंकि देश में एक व्यवसायिक संरचना का जाल बिछा है, उसी व्यवसायिक संरचना के आधार पर उत्पादन हो रहा है, आय जनरेट हो रहा है, व्यय हो रहा है, मूल्य बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उस व्यवसायिक संरचना के आधार पर यदि हम आय की गणना करते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं, तो हम बात बोलते हैं कि अच्छा ये व्यवसायिक गणना विधि से हम उस देश की राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे, बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है, समझ के रखिएगा तो अच्छा से आप परीक्षा में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये 5 तो है राष्ट्रीय आय निकालने की विधि, लेकिन इसमें से सबसे सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीका कौन सा है, तो हमारी अर्थशास्त्र में आर्थिक दृष्टिकोण से उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि को ही सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक माना जाता है। भी प्रश्न बहुत बार पूछा है कि इसमें से कौन सा विधि सबसे सहज और व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय निकालने के लिए सही है, तो उत्पादन और आय गणना विधि बिल्कुल सटीक है। चलिए अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय निकालने में क्या क्या हमको डिफिकल्टीज की फेस करना पड़ता है, कौन कौन सी कठिनाई हमारे सामने आती है। तो सबसे पहला कठिनाई आता है आंकड़ों को एकत्र करने में।
आप जानते हैं हमारा देश कितना, कोई भी देश विविधताओं से भरा है, जनसंख्या कितना है, किस स्तर पे कोई काम कर रहा है, तो हमारे पास यदि एक सटीक आंकड़ा नहीं होगा, डाटा नहीं होगा सटीक, तो किस उस डाटा के आधार पर हम कैसे बता सकते हैं कि आय कितना है। और जब आदमी का आंकड़ा ही नहीं तो कैसे आदमी से ही बना देश, देश से ही बना राष्ट्र, राष्ट्र से ही राष्ट्रीय आय। तो इसलिए आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में। और दोहरी गणना की संभावना रहता है कि हो सकता है हमारा आय यहाँ पे भी गिना जाए, हमें यहाँ पे भी काउंट हो जाए, दूसरे जगह पे भी काउंट हो जाए, क्योंकि ऐसे ही हमारी संरचना है, कभी कभी मूल्य बढ़ जाता है। कैसे देखिए, दूसरी दोहरी गणना में क्या है कि हो सकता है एक वस्तु यहाँ पे भी काउंट हो जाए, उसका मूल्य, फिर दूसरे जगह पे वो बेचा गया, फिर वहां से वापस आए, वहां पे भी काउंट हो जाए। तो इसलिए दोहरी, एक वस्तु का 2 बार 3 बार हम लोग मूल्य गिन लेते हैं, तो दोहरी गणना की भी संभावना बनी रहती है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखते हैं। फिर मूल्य के मापने में कठिनाई, जैसे कोई भी वस्तु का उत्पादन हुआ, वो जा रहा है ट्रक पे लाद के, उसका जो रास्ता का ऊपरी व्यय जिसे आप बोलते हैं एक्स्ट्रा खर्च, ऊपरी व्यय लगा, तो हो सकता है ऊपरी व्यय वो जोड़ के दूसरे किसी से ले लो, या हो सकता है वहां पे भी आप ऊपरी व्यय को जोड़ ले कि टोटल वहां पे आप दाम जोड़ ले कि इतना था, इतना बढ़ गया, आप बीच में भी आप उसका खर्चा जोड़ लिए। तो इसलिए मूल्य के मापने में भी कठिनाई की सामना करना पड़ता है। यहाँ तक हम समझे राष्ट्रीय आय निकालने की विधि और कौन कौन से डिफिकल्टीज आता है। अब बात करते हैं कि आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की क्या महत्वपूर्ण है। तो इस स्ट्रक्चर को समझ के रखिएगा। देखिए, विकास की क्रिया शुरू होता है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। जैसे ही विकास, सबसे पहले तो विकास की क्रिया होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होगा डेवलपमेंट का, वैसे ही कहीं पे डेवलपमेंट होगा तो हमारा प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। आप जानते हैं प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो हमारा देश का भी आय बढ़ेगा, देश का जब आय बढ़ेगा तो आर्थिक विकास हमारा देश कर रहा होगा, या सीधे यही, इसका रिवर्स कभी नहीं चलता, इसी तरह चलेगा। फिर प्रोसेस शुरू होगा डेवलपमेंट का, तो हमारा राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा। डेवलपमेंट हम ज़्यादा करें तो हमारे नेशनल इनकम में वृद्धि होगी, और नेशनल इनकम में जैसे ही वृद्धि होता है हम बोलते हैं वो देश आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। इसको समझ के रखिएगा कि आर्थिक विकास में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कहीं भी शुरुआत होता है विकास की क्रिया से, विकास की क्रिया शुरू होगा, डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तैसे हमारा प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है, राष्ट्रीय आय बढ़ जाता है, और दोनों मिलकर आर्थिक विकास शुरू कर देते हैं। तो आज हम लोग राज्य एवं राष्ट्र की आय के संपूर्ण कहानी को समाप्त किए। अभी कुछ बचा है, क्या बचा है कि आप कितना समझे हैं, आप इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना लिख पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बना रहे हैं। तो अभी देखिएगा मेरे आसपास, इस साइड या इस साइड, इस क्लास के जो इसके यानी राज्य और राष्ट्र के आय पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं, उसका यहाँ पे लिंक आएगा। इस वीडियो को क्लिक करके ये भी क्लास है, यहाँ पे आप जांच कर सकते हैं कि आप कितना समझे, और साथ ही साथ दूसरा फायदा ये होगा आपका तैयारी संपूर्ण हो जाएगा, इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। फिर मिलेंगे, जैसा आप कमेंट कीजिएगा, अभी तक क्लासेस लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आप क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में। वैसे ही क्लास लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।